हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपको हम बता दें कि हम एम लक्ष्मीकांत का माइंड मैप बना रहे थे और उस माइंड मैप में हम आप सभी को एम लक्ष्मीकांत के 11 भागों का सभी का माइंड मैप बता रहे थे। हमने 11 भागों की सभी टॉपिकों का टॉपिक वाइज आपको माइंड मैप बताया था कि किस प्रकार से अध्याय फर्स्ट में, भाग फर्स्ट में संवैधानिक ढांचा, जिसमें संवैधानिक ढांचे में 11 लेसन थे, उन सभी लेसनों का हमने माइंड मैप बनाया। उन सभी लेसनों में संविधान के निर्माण से लेकर के संविधान का मूल संरचना तक 11 टॉपिक का हमने माइंड मैप बनाया है। और इसके बाद में हम संवैधानिक प्रावधानों पर बात किया, हमने बात किया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, फिर उसके बाद में बात किया आपके सरकार की प्रणाली पर बात किया। सरकार की प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली तथा केंद्र संबंध, अंतरराज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान, इस प्रकार से हमने बात किया। अब हम बात करने जा रहे हैं केंद्र सरकार भाग 3 में। केंद्र सरकार भाग 3 में हमने कई सारे अध्याय पढ़ाए। पहले अध्याय हमने स्टार्ट किया था राष्ट्रपति से, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, और फिर इसके बाद में मंत्रिमंडल समितियां, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समितियां पर बात कर रहे हैं आज हम। अध्याय 21 है, 21वां लेसन है। टोटल कुल आपको 80 लेसन पढ़ने हैं। 80 लेसन में मुख्य लेसन हम करा रहे हैं, उसमें 21वां लेसन हम बता रहे हैं कि सीक्वेंस वाइज हम प्रत्येक लेसन को पढ़ाएंगे। तो सीक्वेंस वाइज प्रत्येक लेसन को पढ़ाने के साथ हम जब केंद्र सरकार भाग 3 में पढ़े, पहले भाग हमने संवैधानिक ढांचा पढ़ लिया, दूसरा भाग हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ लिया, दूसरा भाग हमने पढ़ा क्या, केंद्र की सरकार की प्रणाली। तो सरकार की प्रणाली में हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को अपनाया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया। क्यों संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाया? क्योंकि ये ब्रिटेन की देन थी, क्योंकि ब्रिटेन का पहले हमारे यहाँ शासन था। उन शासन के कारण हमको तत्काल संविधान की जरूरत थी और तत्काल हमको अपने नियम कायदे कानून बना करके अपने देश को चलाना था। चलाने के लिए उसी के काफी सारे प्रावधान 1935 के ले लिए थे हमने। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने विशेष बताया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद में हमने संविधान का निर्माण बताया था, संविधान की विशेषता बताई थी और प्रस्तावना बताई थी, और आपके केंद्र संबंध बताए थे। उसके बाद में नागरिकता बताई थी, मूल अधिकार बताए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमने संवैधानिक ढांचा बताया था। तो इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं भाग 3 में केंद्र संबंध में आपका केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समितियां, अध्याय 21। इसमें हम लोग इसका माइंड मैप बनाते हैं और माइंड मैप बनाने के लिए हमने 4 पॉइंट लिए हैं। 4 पॉइंट लिए हैं। इन चारों पॉइंटों में पहला पॉइंट है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? दूसरा क्या होता है? मंत्रिमंडलीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं? फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमने लिया है कि 2013 में 10 समितियां अस्तित्व में आई थी। फिर उसके बाद में किस प्रकार से इनमें बदलाव आया 2014 में। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे शक्ति संपन्न मंत्री समूह और मंत्री समूह। शक्ति संपन्न मंत्री समूह ईजीओएम और जीओएम पर हम लोग बात करेंगे। फिर तो इस प्रकार हमने बात किया कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। कैबिनेट मंत्री का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी देश, राज्य, संस्था आदि के मंत्रियों का समूह। कैबिनेट मंत्री सबसे सर्वोच्च मंत्रियों का समूह होता है। सबसे सर्वोच्च संस्था कैबिनेट मंत्री की होती है। उसके बाद में इसी कैबिनेट मंत्री का जो अध्यक्ष होता है और सर्वोच्च पद होता है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोच्च होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मंत्रिमंडलीय समितियां। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, ऐसा माइंड मैप क्यों बता रहे हैं कि यदि आप माइंड मैप बना करके याद करेंगे ना तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। आपको पॉलिटी पढ़ना आसान हो जाएगा, आपको याद करना आसान हो जाएगा, एनालिसिस करना, एक बार पढ़ करके आप पूरा याद कर सकते हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हम दावे के साथ कहते हैं, एक बार आपने माइंड मैप बना करके याद कर लिया और पढ़ लिया, दोबारा आपको रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको माइंड में छप जाएगा पिक्चर की तरह। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं और याद हो जाती है, वैसे ही आप इसको याद कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम मंत्रिमंडलीय समितियां पढ़ते हैं कि किस प्रकार की समितियां क्या होती है, कि मंत्रिमंडल जो बनता है उसमें कई सारी समितियां गठित हैं। किस लिए? नियम बनाने के लिए, उनका संचालन करने के लिए, योजना बनाने के लिए तथा योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं।
तो इसी प्रकार मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, ये दो प्रकार की बनाई जाती हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। ऐसी समितियां, ऐसी मंत्रिमंडलीय समितियां जो पूरे समय के लिए कार्य करती हैं, वो स्थायी होती है, तथा कुछ नियमों के लिए, कुछ कायदे और कानून को लागू करवाने के लिए या बनाने के लिए बनाई जाती है समितियां, उनको कहते हैं अस्थायी समितियां। फिर इसके बाद में यह प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती हैं, ये समितियां जितनी भी हैं प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती हैं, और कहा जाता है कि समय एवं परिस्थिति को देखते हुए, समय और परिस्थिति को देखते हुए इन समितियों का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या है कि कैबिनेट मंत्री के कार्य को कम करने के लिए, मतलब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके ऊपर पूरे देश का कार्यभार होता है। हर देश में 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा भार होता है, तो उनकी मतलब क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तथा उनके कार्य को कम करने के लिए, क्षमताएं का बढ़ाना मतलब वो बहुत सारा देख पाए, उनकी नीतियों का कहां पर क्या कमी है, क्या देना है, क्या लेना है, इस देख पाए, इसके लिए उनको कुछ समय चाहिए। तो समय के उनको कार्य को कम करने के लिए क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री कार्य को कम करने के लिए इन समितियों और मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन होता है। फिर सदस्य क्या होते हैं इसमें, मंत्रिमंडलीय समितियों में क्या सदस्य होते हैं, 3 से लेकर के 8 तक हो सकते हैं, या अगर 3 की भी समिति बनाई जा सकती है और अधिकतम 8 की भी समिति बनाई जा सकती है। कैबिनेट मंत्री के बराबर के लोग होते हैं इसमें, पूरे क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री के बराबर लोग, मतलब मंत्री पद के, जिनके पास क्षमताएं बहुत है, जो बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं 2013 में 10 समितियां अस्तित्व में थी। 2013 में 10 समितियां अस्तित्व में थी। उन समितियों में उनका कार्य क्या था कि आर्थिक मामलों के लिए, आर्थिक मामलों का कार्य करती थी, जिसका अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, और राजनीतिक मामलों का कार्य करती थी, जिनका, और राजनीतिक मामलों के लिए कार्य करती थी कैबिनेट कमेटी, कार्य करती थी राजनीतिक मामलों के लिए, उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति होती थी, मंत्रिमंडलीय की नियुक्ति समिति होती थी, जो मंत्रियों की नियुक्ति करती थी, उसका भी अध्यक्ष क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। और प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति को अवगत कराता था कि इस अमुक व्यक्ति को उनको मंत्री बनाना है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा में लाना है, तो अमुक व्यक्ति को सलाह देता था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको चयन करता है। तो सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समितियां बनती हैं, सुरक्षा के लिए बनती हैं, और विश्व व्यापार संगठन के लिए भी मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन होता है, और निवेश के लिए भी समितियों का गठन होता है, और संसदीय मामलों के लिए भी समितियों का गठन होता है। संसदीय मामलों के लिए, तो संसदीय मामलों का जो अध्यक्ष होता है गृह मंत्री होता है, क्या होता है, गृह मंत्री होता है, और कई सारे आवासों के लिए भी मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन होता है। इस प्रकार हमने इस पर बात की। और इसके बाद में GOM क्या है कि शक्ति संपन्न मंत्री समूह होता है। क्या होता है ये, शक्ति संपन्न मंत्री समूह होता है। GOM जो होता है मंत्री, केवल मंत्री समूह होता है। मंत्री समूह क्या करता है, फैसले को कैबिनेट को दिखाना पड़ता है, मंत्री समूहों को क्या करना पड़ता है, अपने जो भी फैसला लेंगे उसको कैबिनेट मंत्री को दिखाना पड़ेगा, तो उसको मंत्री समूह कहेंगे। और शक्ति संपन्न मंत्री समूह क्या होते हैं, ये अपना डिसीजन लेते हैं और अपना कार्य करते हैं और क्रियान्वयन करवाते हैं। जो कैबिनेट द्वारा कार्य किया जाता है उसका आखिरी निश्चय शक्ति संपन्न मंत्री के समूह द्वारा किया जाता है। और 2014 में मोदी सरकार ने 9 शक्ति संपन्न मंत्री समूह और 21 मंत्री समूहों को खत्म कर दिया, ताकि प्रक्रिया तेज हो सके, ताकि क्या हो सके, प्रक्रिया तेज हो सके, ताकि कैबिनेट अपना काम कर सके, प्रक्रिया तेज हो जाए और कैबिनेट अपना कार्य कर सके। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस पूरे का माइंड मैप एनालिसिस 4 पॉइंटों में दिया। क्या दिया कि कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद में मंत्रिमंडलीय समितियां 2 प्रकार की होती है, फिर उनके कार्य, फिर उसके बाद में 2013 में 10 समितियों का अस्तित्व में आई, इनके मामले एक यहाँ का कार्य करती हैं इसका। फिर चौथा आपका था शक्ति संपन्न मंत्री समूह और मंत्री समूह, इन पर हमने बात किया। तो इस प्रकार से हमने मंत्रिमंडलीय समूह पर बात किया और इस प्रकार से हमने इन समितियों पर बात किया, तो मंत्रिमंडलीय समितियों पर बात किया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में अगला टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और लेट्स क्रैक इट, पढ़ते रहिए और माइंड मैप बनाते रहिए, आपको याद करने में बड़ी आसानी मिलेगी। थैंक यू एंड धन्यवाद।